आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 10 किताबें जो भारत में बैन है। मैंने स्कूप वूप से ये आर्टिकल लिया है। वैसे आपको बता दूं कि बहुत सारी किताबें भारत में बैन है, सिर्फ 10 नहीं, काफ़ी किताबें। और अगर आप इनको पढ़ते हुए पाए गए या आपके पास ये हुई तो आपको सज़ा हो जाएगी। यस, तो बिल्कुल भी ना पढ़े, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है। अच्छा, ये बहुत ही फेमस किताब है, सैटानिक वर्सेस। सलमान रश्दी बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं। भारत नहीं आते डर के मारे वो, हाँ पहले आते तब नहीं आते क्योंकि इनकी जान पे खतरा है। जिस तरीके के नॉवेल्स लिखते हैं सलमान रश्दी के बारे में, अभी तो यूके में रहते हैं, कई बार इनके ऊपर एसासिनेशन अटेम्प्ट लग चुके हैं, मतलब इनको मारने की कोशिश की जा चुकी है। जब इन्होंने सैटानिक वर्सेस किताब को रिलीज किया 1988 में, एक मिनट रुकिए, पहले मैं अपना पेन कर लूं। 1988 में ये किताब जो है वो रिलीज हुई, और जैसे ही रिलीज हुई उनके पास एक के ऊपर एक इनके ऊपर फतवा जो है ना वो निकलने लगी कि ये सलमान रश्दी जो है वो गया, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अभी यूके में रहते हैं और बेसिकली यहां पे ये है कि इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती की इस किताब में। प्रॉफिट मोहम्मद, देखिए इस्लाम में मूर्ति पूजन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद को मतलब एक समय वो मूर्ति पूजन को बढ़ावा देते हैं और वो बोलते हैं कि देखिए ये मैंने नहीं किया, ये डेविल ने मुझसे करवाया। ये मैंने किताब ऐसे पढ़ी नहीं है सैटानिक वर्सेस, तो मुझे इसके बारे में जितना मैंने रिसर्च किया इसमें यही है कि यहाँ पे जो अल वाकिदी और अल तबारी का जो अकाउंट है सैटानिक वर्सेस, उसी पे ये किताब बेस्ड है कि किस तरीके से प्रॉफिट ने पॉलीथिज्म को, अनेक भगवानों को प्रमोट किया। जैसे भारत में होता है ना, ठीक है, कि नेचर जो भगवान है वो बेसिकली इट्स द रिप्रेजेंटेशन, मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर। तो बहुत सारे भगवान आपको मिलेंगे। तो यही कुरान, मतलब उन्होंने इसको प्रमोट किया। लेकिन कुरान, इस्लाम जो है वो वन गॉड में मानता है, अल्लाह वही परमेश्वर एक है, और उसके बाद फरिश्ते हैं जो उस अल्लाह, उस भगवान का मैसेज लेके आते हैं। तो यहां पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सलमान रश्दी के लिए शुरू हो गई। 546 लगभग 550 पेज की किताब है ये। और उसके बाद कि अरे ये तो ब्लास्फेमी लॉ, ईश निंदा, इसने तो भगवान अल्लाह की बेइज्जती की है, इसको कैसे छोड़ेंगे, तो फतवा जारी कर दिया। और आपको पता है ना, ब्लास्फेमी लॉ में सजाए मौत की सजा, मतलब मौत की भी सजा हो जाती। तो यही है कि इसमें सैटानिक वर्सेस इट डील्स विद द मैजिकल रियलिज्म, और उसके बाद फिर किस तरीके से प्रॉफिट जो हैं वो मतलब इनकी यहाँ पे उनके बारे में बताया है। इसमें जो दो प्रोटैगनिस्ट हैं, गिब्राइल फरिश्ता और सलादीन चमचा, ये दो हीरो हैं। ये दोनों एक्टर्स हैं इंडियन मुस्लिम बैकग्राउंड के। फरिश्ता एक बॉलीवुड सुपरस्टार है जो हिंदू देवी देवताओं का रोल प्ले करता है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो कैरेक्टर है इट इज बेस्ड ऑन अमिताभ बच्चन एंड एनटी रामाराव। और चमचा एक इमाइग्रेंट है जो बाहर काम कर रहा है, इंग्लैंड में काम कर रहा है। तो जब नॉवेल की शुरुआत होती है तो दोनों ही एक हाईजैक प्लेन में फंस जाते हैं जो इंडिया से। अब इसी में ही एक ड्रीम सीक्वेंस है जिसमें यह बताया गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं पॉलीथिज्म को प्रमोट करते हुए पाए जाते हैं, तो इसीलिए इनके ऊपर फतवा जारी हुए थे। तो ये किताब जो सैटानिक वर्सेस बैन है, मैंने पढ़ी नहीं है तो ज्यादा इसके बारे में बता भी नहीं पाऊंगा। फिर उसके बाद द हिंदूज अल्टरनेटिव हिस्ट्री, ये किताब भी भारत में बैन है। ये वेंडी डॉनिगर ने लिखी है। ये 683 पेज की किताब है, 683 पेज की किताब है। और अब ये आप समझिए कि ये जो किताब है ना, जैसे ये जितनी भी कंट्रोवर्शियल किताब है 683 पेज की है ये, तो तुरंत ये नंबर 1 बेस्ट सेलर बन जाती है। भाई जाहिर सी बात है ना, अभी मैं आपको बता रहा हूं तो आपको लग रहा होगा बस ये किताब जाके पढ़ लें। तो द हिंदू जो है ये भी नंबर 1 बेस्ट सेलर थी। इसको 2009 में पब्लिश किया गया था, 2009 में। और ये वेंडी डॉनिगर ने लिखी है जो कि अमेरिकन इंडोलॉजिस्ट हैं जो इंडिया पे स्टडी करती हैं। उसके बाद इसको वाइकिंग पेंगुइन ने पब्लिश किया था, पेंगुइन इंडिया में भारत ने पब्लिश किया था, लेकिन 2014 में कोर्ट केस हो गया था, ठीक है, कि ये हमारी रिलीजियस कम्युनिटी को ठेस पहुंचाता है। जिस तरीके से इस किताब में भारत को पोर्ट्रे किया है, भारत का इतिहास बताया गया है, वो गलत है। यहां पे जो इतिहास बताया गया है ना, वो ब्राह्मणिकल और ओरिएंटलिस्ट, व्हाइट ओरिएंटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। औरतों का व्यू का क्या था, कुत्तों और घोड़ों का भी व्यू लिया गया है कि उनके हिसाब से भारत कैसा था। आउटकास्ट जो बाहर थे कास्ट के, उनके हिसाब से। देखिए, जब आप भारत का जब हिस्टोरियोग्राफी आप पढ़ते हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं,
तो आप राजा के बारे में पढ़ते होंगे, महाराजाओं के बारे में पढ़ते होंगे, लेकिन वहां पे ऑर्डिनरी मैन के बारे में नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप इन लोगों के बारे में नहीं पढ़ते क्योंकि इनके बारे में ज्यादा लिखा ही नहीं गया कि आम लोगों के हालात क्या थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, जो कि हाईली कंट्रोवर्शियल रही है। तो फिर 2014 में सेक्शन 295A ऑफ द आईपीसी इसके खिलाफ केस हुआ और फिर इस किताब को बैन किया गया। देन देयर इज इस्लामिक आइडियाज। 1982 में 1982 में इसको पब्लिश किया गया था, इस्लामिक आइडियाज। आप इसमें धार्मिक किताबें ज्यादा देखेंगे। धार्मिक किताबें को इसलिए बैन किया जाता है जो कंट्रोवर्शियल होती हैं, क्योंकि उससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। लोग धर्म से आज से नहीं बहुत टाइम से रिलेट करते हैं, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो फिर दंगे हो सकते हैं, इसीलिए इन किताबों को बैन कर दिया जाता है। और भाई किताबें तो रेवोल्यूशन लेके आती हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। किताबों से ही क्रांति आती है, आइडिया से ही क्रांति आती है। जब तक यूरोप में डार्क एजेस थी तो कोई किताब नहीं छपती थी, लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आया, जो कि ओरिजिनली चाइना से आया, फिर उसके बाद फिर यूरोप में पूरा जब गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया और एक के बाद एक किताबें छपने लगी, तो पूरे यूरोप में क्रांति आ गई। तो इसमें अब मैं आपको कंटेंट बता देता हूं क्या है। इसमें है सबसे पहला चैप्टर फेथ, ईमान, फिर है प्यूरिफिकेशन, फिर प्रेयर, पुअर टैक्स, ज़कात, फिर फास्टिंग, मैरिज, डाइवोर्स, क्राइम, पनिशमेंट, रिलीजियस वॉर्स, गवर्नमेंट, हंटिंग, फूड एंड ड्रिंक, मोहम्मद, प्रॉफिट्स, वर्च्यू, डेस्टिनी, नॉलेज, पैराडाइज, हेल, हिपोक्रेट्स। तो ये इसको 1997 में बैन किया गया था, 1982 में इसको पब्लिश किया गया था। रामस्वरूप बहुत बड़े ऑथर हैं, ठीक है, इंडिया के रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो उसमें इन्होंने काफी ज्यादा ये जो इस्लाम का इंटरप्रिटेशन था इसमें काफी क्रिटिकल रहे हैं ये, जिसकी वजह से इस किताब को बैन किया गया। उसके बाद है रामायण, ऑबरी मेनन। रामायण ये भी किताब, अब आप बोलेंगे सर रामायण कहां से बैन होगी? देखिए रामायण के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हैं, लेकिन यहां पे ऑबरी मेनन जो हैं, इन्होंने रामायण को एक थोड़े मजाकिया तरीके से बताया है। अब अगेन क्योंकि इन्होंने मजाकिया तरीके से बताया है तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें तो बहुत बवाल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑबरी मेनन की जो रामायण है वो अभी तक बैन है। और यही है कि रामायण पे एक तरीके से रामायण का मजाक उड़ाने की कोशिश की। अब रामायण और महाभारत हमारे इतिहास हैं, और जब ऑबरी मेनन ने ये किताब लिखी तो कि भगवान राम के भी थोड़े क्रिटिकल रहे हैं। सीता को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है, सीता को अपहरण कर लिया, उसके बाद फिर वो आई, उनको अग्नि परीक्षा देने लगी, तो बहुत कुछ है इसमें जो भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं। ये जो ऑबरी मेनन की रामायण है, इसको 1952 में पब्लिश किया था, 1950s में ही पब्लिश किया था, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद है। तो 1950s को इसको पब्लिश किया था, और उसके बाद जैसे ही आई पता था कि यार ये तो बहुत गड़बड़ करेगी, है ना, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया था। तो ये भी किताब भारत में बैन है। उसके बाद जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की किताब बैन है। मोहम्मद अली जिन्ना की किताब भारत में इसलिए बैन है क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्रिटिसाइज किया है जसवंत सिंह ने। जिन्ना की तरफ काफी ज्यादा सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखा है मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना को एक ऑब्जेक्टिव मैनर ने दिखाया है। जैसे देखो क्या हुआ था ना कि जब भारत का बंटवारा हुआ था 1940 में, लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हो गया था और पाकिस्तान बन गया। मतलब पाकिस्तान तो 1947 में बना, लेकिन इससे पहले बहुत ऐसी चीजें हुई जिससे मोहम्मद अली जिन्ना को हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि इनके खिलाफ सिंपैथी रखो। एक समय जिन्ना बोलते थे मैं भारत के लिए जीता हूं, भारत के लिए मर जाऊंगा। एक समय जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को साथ में लेके आए थे 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, लेकिन बाद में हद से ज्यादा कम्युनल हो गए थे, हद से ज्यादा। मेरा तो कम से कम यही मानना है कि इतने ज्यादा कम्युनल हो गए थे। इन्होंने तो भाई 1946 में, देखिए 1940 से लेकर 46 में क्रिप्स मिशन आया, राजगोपाली प्लान आया, देसाई लियाकत पैक्ट आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया, शिमला प्लान आया, लेकिन सब फेल हो गया। क्यों? मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से। क्यों मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से फेल हुआ? क्योंकि यहां पे तीन पार्टी थी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कह रही थी हम बंटवारा नहीं होने देंगे। आपको पता है उस समय कि जब वोट होते थे प्रोविंशियल, मैं आपको एक बहुत गजब का फैक्ट बताता हूं कि जब भारत में 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे तो उस समय जो मुस्लिम वोटर्स थे, 90% मुस्लिम वोटर्स ने 96% कांग्रेस को वोट दिया था।
मतलब उन्होंने जिन्ना को बिल्कुल एकदम नकार दिया था। और उस समय भी जो अब्दुल गफ्फार खान, जब भारत का बंटवारा हुआ था तो धर के गरियाया था उन्होंने कांग्रेस को, जबरदस्त तरीके से बहुत गाली दी थी। मतलब गाली इन द सेंस की कंस्ट्रक्टिव टर्म्स में, कि आपने हमारा साथ छोड़ दिया, हम भारत के साथ आना चाहते थे, हमने भारत के लिए, फ्रंटियर गांधी बोला जाता ना अब्दुल गफ्फार खान को, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में उनका सबसे बड़ा नाम था, कि और आपने हमको ऐसे निकाल दिया, आपने हमारा बंटवारा कर दिया, कैसे आप कर सकते हो, यहां का मुस्लिम भारत के साथ आना चाहता। लेकिन जिन्ना हद से ज्यादा कम्युनल एंगल उन्होंने ले लिया था। और फाइनली 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुआ, और उसके बाद फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। आपको पता है वो कितना ब्लडी वायलेंस हुआ, कितने लोग डिस्प्लेस हुए, कितने मारे गए, कितनी औरतों को एबडक्ट किया, रेप किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसीज को यहां पे सही बताया है, जस्टिफाई करवाया है, और एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड है, सिंपैथी है यहां पे, ठीक है, जसवंत सिंह। तो अब ये मैंने किताब बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, क्योंकि भारत में ये किताब जो है वो बैन है। ओके, हमारा पेड बैच दोस्तों आज 2 अगस्त है और आज से लॉन्च हो गया है, आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, सारी की सारी लाइव क्लासेस एसएससी जीडी बैच के लिए। देन देयर इज प्राइज ऑफ पावर बाय सिमोर हर्ष। ये बड़ा खतरनाक, ये बहुत जबरदस्त, इसको तो वाकई बैन किया जाना था, क्योंकि भैया इसमें वो चीज बताई है। देखिए आपको पता है कि 1975 में इमरजेंसी लगी, 1975 से लेकर 77 तक इमरजेंसी थी, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जनता पार्टी पावर में आई। आपको पता है ना, जनता पार्टी जब पावर में आई तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस लेक्चर लिया, आप जरूर देखिएगा। तो मोरारजी देसाई को यहां पे इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कि क्या बताएं। मोरारजी देसाई को यहां पे CIA का एजेंट तक बता दिया है। मोरारजी देसाई को बोला ये तो पेशाब पीते थे, ही वॉज अ यूरिन ड्रिंकर। मोरारजी देसाई को बोला है कि ये तो एकदम पगले हुए थे, इनकी पॉलिसी ने उस समय सब कुछ खत्म कर दिया था। तो ये किताब तो बैन होना ही था, तो इसीलिए इस किताब को बैन किया है, द प्राइस ऑफ पावर, ठीक है। और इसमें फिर अमेरिका को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के भी बताया है। देन देयर इज लज्जा तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन के बारे में आप सबने सुना होगा। तो लज्जा जो है, इनके ऊपर भी फतवा काफी बार इशू हुआ है। ये बांग्लादेश की ऑथर है, और 1993 में जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया तो इनकी किताब को बैन किया था। और लज्जा बेसिकली इस्लाम को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करती है, और यहां पे यही बोला है कि मतलब जो गलत चीजें हैं लज्जा में, मतलब जो औरतों के खिलाफ यहां पे जो गलत चीजें हैं, तो यहां पे ये किताब जो है वो काफी ज्यादा ऑफेंसिव है मुस्लिम्स के लिए और इंसल्टिंग टू इस्लाम, ऐसा और ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। इसीलिए इस किताब को बैन किया गया। वैसे ही डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि और ज्यादा हालत खराब हो जाए। लगभग 300 पेजेस की ये किताब है, लज्जा की बात करें। और इसमें जो है जब जैसे ही 1993 में बाबरी मस्जिद के डिमोलिश हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में एंटी हिंदू दंगे हो गए, ठीक है, हिंदुओं को वहां पे मारा जाने लगा। वहां की स्टोरी बताई गई है कि किस तरीके से बांग्लादेश में गड़बड़ हुई, बहुत दंगों में काफी लोग जो है वो मारे गए थे। तो अब जैसे ही ये किताब पब्लिश हुई तो उसके बाद जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम्स थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, मतलब इनको फतवा निकाल दिया और बोला कि अरे ये कैसा लिख दिया, ये कैसी चीज तुमने लिख दी है, ये कैसी किताब छाप दी है। तो उसके बाद इस किताब को भी बैन किया गया है। हालांकि ये बाद में बैन किया गया, लेकिन जब तक बैन नहीं था तब तक इनकी 50,000 कॉपी बिक गई थी। वीएस नायपॉल के बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं? वीएस नायपॉल ब्रिटेन के राइटर हैं, विधियार सूरज प्रसाद नायपॉल, जिनको वीएस नायपॉल बोला जाता है, और ब्रिटेन में रहते हैं ये। इन्होंने काफी नॉवेल्स, एस्सेज एसेज लिखे हैं। हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, एनिग्मा फॉर अराइवल, बेंड इन द रिवर। इनको बुकर प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। भारत के नहीं है ये, भारत के एथनिसिटी नहीं है, बाहर के हैं। आपको पता है 2001 में इनको ये 1971 में इनको बुकर प्राइज मिला था इनकी किताब फ्री स्टेट के लिए। यरूशलेम प्राइज मिला है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर तक मिला है 2001 में। तो ऐसा था 19वीं सेंचुरी में जो नायपॉल के ग्रैंड पेरेंट्स थे वो ट्रिनिडाद चले गए थे। भाई आपको पता ही ना कि साउथ अमेरिका में जबरदस्त एग्रीकल्चर होता था। ब्रिटेन जो है वो स्लेव्स को लेके वहां पे लेके जाता था।
तो यहाँ पे प्लांटेशंस के लिए चले गए और उसके बाद फिर वहाँ पे सेटल हुए। तो भारत के बेसिकली नहीं है, लेकिन इनकी जो किताब है एन एरिया ऑफ डार्कनेस सॉरी, जो इन्होंने भारत को पोर्ट्रे किया है, उससे आप तो बिल्कुल खुश नहीं होंगे, इसीलिए इस बुक किताब को बैन किया है। इसको 1964 में 1964 में पब्लिश किया था और ये बेसिकली एक ट्रायोलॉजी है। सबसे पहले एरिया ऑफ डार्कनेस आई, फिर एक इनकी किताब आई थी 1977 में इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, फिर आई थी इंडिया मिलियन म्यूटिनीज नाउ 1980 में। तो बेसिकली एक ट्रायोलॉजी है जो भारत के इतिहास को बताती है। तो ये डिस्क्रिप्टिव एनेक्डोटल और काफी पेसिमिस्ट किताब है ये, मतलब भारत को बहुत ही किस तरीके से एक्सपीरियंस हुआ, यहाँ के लोग कैसे हैं, भारत कैसा है। तो जब ये फर्स्ट विजिट इन्होंने किया भारत में, तो यहाँ के लोगों को और भारत को काफी ज्यादा नेगेटिव पोर्ट्रे किया, इसीलिए इस किताब को बैन किया गया। देन उसके बाद हार्ट ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर कैम्बेल, इसको 1958 में पब्लिश किया था और इसको भी बैन कर दिया गया। ये कभी भारत आई ही नहीं। अब यहाँ पे ऐसा है ना कि इसमें जो ये थोड़ी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिक्स, किस तरीके से पॉलिटिक्स ने भारत की इकोनॉमी को शेप दिया। तो ये इतनी रिपल्सिव है, इसीलिए इसको बैन किया गया कि यहां पे आएंगे तो बवाल हो जाएगा। उसके बाद भैया पॉलिएस्टर प्रिंस, ये राइज ऑफ धीरू भाई अंबानी, हमीश मैकडोनल्ड ने इसको लिखा है। अब इसमें ये अनऑफिशियल बायोग्राफी है, कभी इसको प्रिंट नहीं किया गया। 1988 में इसको बैन कर दिया गया था। ज्यादातर पब्लिशर्स ने, देखिए आप किताब पब्लिश, तो आपने किताब लिख दी, उसके बाद आप जाते हैं पब्लिशर के पास कि भैया हमारी किताब छाप दो। तो अगर पब्लिशर वो पढ़ेगा, अगर उसको किताब अच्छी लगी तो छाप देगा। लेकिन यहां पे जिन पब्लिशर ने बोली कि भैया क्या कर रहे हो, ये किताब छापेंगे, तो हम तो गए, क्योंकि ये हाईली नेगेटिव है धीरू भाई अंबानी को लेके। तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि धीरू भाई अंबानी की जो इमेज है टार्निश हो सकती है। तो इसीलिए किसी भी पब्लिशर ने छापने से इसको मना कर दिया था। तभी ये यहाँ पे इसको हार्पर कॉलिंस इंडिया पब्लिशर थे, लेकिन ये भारत में आई नहीं। ये भी लगभग 300 पेज की किताब है। और जैसे ही यहाँ पे जब पढ़ा यहाँ पे लोगों ने और धीरू भाई अंबानी तक, रिलायंस तक ये पहुंची, तो रिलायंस ने पहले ही बोल दिया था कि अगर ये पब्लिश हुई तो हम लीगल एक्शन ले लेंगे, क्योंकि इसमें इस किताब में एलिगेशंस, अनएथिकल, करप्ट बिजनेस डीलिंग्स के बारे में और फिर कैसा नेक्सस था पॉलिटिशियंस, धीरू भाई अंबानी ने क्या क्या किया, ये सब बताया। तो दिल्ली हाईकोर्ट में मामला गया और उसके बाद फिर ये बैन हो गई, ये किताब बैन हो गई। तो ऐसा है, ठीक है, ये किताबें बैन है, पढ़ नहीं सकते आप। पढ़ेंगे या आपके पास मिलेगी तो दिक्कत हो सकती है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।